अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। प्रोग्राम क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को अगर देखा जाए, रमज़ान मुबारक गुजर चुका, ईद गुजर चुकी, सियासत पाकिस्तान का एक ऐसा में से शोबा कह लें या ऐसी एक चीज़ कह लें जिसके अंदर दर्जा हरारत जो है वो कम होने का नाम नहीं लेता। रमज़ान मुबारक के अंदर लोग अमूमन ये कहते हैं, जैसे एहतजाज होने थे, लॉकडाउन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपोजिशन की तरफ से होनी थी, लेकिन वो मुलतवी नहीं हुई, रफ्ता रफ्ता कुछ ना कुछ चलता रहा। और ख़ास तौर पर फैसलाबाद, पाकिस्तान की अगर बात करें, फैसलाबाद की सियासत भी इसके साथ इन टच है, क्योंकि फैसलाबाद के जितने भी सियासी रहनुमा या सियासी वर्कर हैं, ये तमाम वो बाई इलेक्शन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर जाते रहे, अपनी कंपेन करते रहे, जमात को डिफेंड करते रहे और टीवी स्क्रीन पे आके हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी ये कहते रहे। लेकिन 2 माह के अंदर कमोवेश 9 से 10 बाई इलेक्शन हुए, जिसमें से सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई। पाकिस्तान हुकूमती जमात का ये सबसे पहला पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा लॉसेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है। अगर हम सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक अपनी सीटें बचाने में कामयाब भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई सीटें हार रही हैं, लेकिन इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेंड करते हैं कि हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा रहे हैं, जबकि अपोजिशन कह रही है कि ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो मुकाम है, अपना वक़ार है, वो खो रही है। आखिर इसकी वजूहात क्या है? हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूँ। राना एहसान अफजल मौजूद हैं, जो कि मरकज़ी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम नून यूथ विंग पाकिस्तान हैं। उनके साथ शहबाज कसाना साहब मौजूद हैं, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वेस्ट रीजन पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ उमैर अजमत भी मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बीट है उसे भी देखते हैं। एहसान साहब के हाथ में माइक है, तो बात इन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तमाम मेहमानों का। एहसान साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, किस तरफ देख रहे हैं? अपोजिशन पहले बट गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी खुशी मनाई, लेकिन अगर बाई इलेक्शंस के अंदर जाएं, आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम नून बिलाशुबा वो जो किरदार अदा करना चाहती थी वो कर भी चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के अंदर आपके मुखालिफ उम्मीदवार भी खड़े किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी ये कह रही है, देखें जहाँ हमारे 22,000 वोट थे वहाँ 32,000 हो गए, तो वोट बैंक उनका भी बढ़ रहा है, आपका कम हो रहा है। इलेक्शन आप बिल्कुल जीत गए हैं, तो इस डिफरेंस को कैसे देते? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवाम मुतमिन होना शुरू हो गई है? देखिए, ये बड़ी सिंपल सी इसमें बात है कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो पूरी मुल्क में हो रहे होते हैं, उसके अंदर किसी भी वोटर को कोई श्योरिटी नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं होती कि कौन सी जो हुकूमत है, कौन सी जो जमात है वो हुकूमत बनाएगी। लेकिन जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें गवर्नमेंट जो होती है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि गवर्नमेंट तरक्याती काम जो है आवाम को कुछ डिलीवर कर सकती है। तो जनरली जो ट्रेंड रहा है, तारीखी ट्रेंड यही रहा है कि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो बाई इलेक्शन ले जाती है और ये मेजॉरिटी इसी तरह ही होता है। लेकिन यहाँ वोटर्स का ये सोचकर वोट डालना ऑपोजिशन की जमातों को, ये जानते हुए कि ये ऑपोजिशन की जमातें अगर इलेक्ट भी हो जाती हैं तो ना ये हमारी सड़क बना सकेंगी, ना हमारे ये मसले हल कर सकेंगे, ना ये हमें किसी तरीके की सपोर्ट दे सकेंगे। इस चीज़ के ये जानते हुए, इस नॉलेज के साथ उनको ऑपोजिशन की जमातों को जिता देना, ये एक बहुत बड़ा अदम एतमाद है हुकूमत के ऊपर, उनकी पॉलिसियों के ऊपर, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। और आप ये देखें कि ये जो अदम एतमाद आया है हुकूमत का आवाम की तरफ से, ये एक सूबे पे से नहीं आया, ये चारों सूबों की आवाज़ है कि उन्होंने PTI की जमातों को रिजेक्ट कर दिया है। अब आप पूछ सकते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपली इनकी परफॉर्मेंस है, महंगाई की बढ़ती हुई शरह है, आम आदमी की जेब तंग होना है, यहाँ बेरोज़गारी है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, जो स्टूडेंट है, उसको नौकरियां ना मिलना है, मईशत का बैठ जाना है। और ये सारी वो वजूहात हैं जो आवाम को मजबूर कर रही हैं कि वो अपने तरक्याती जो काम है उनको फोरगो करें, वो अपने जो भी हुकूमत उनको फ़ायदे पहुंचा सकता है, एक MPA MNA उनको फ़वायद पहुंचा सकता है, उसको फोरगो करते हुए उन्होंने उनको जो है वो रद्द अमल दिया। मैं किसान साहब की तरफ बढ़ूँगा, माइक उनके हवाले कीजिएगा। किसान साहब, एक सिचुएशन तो ठीक है, आपके वोट बढ़े, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। बाई इलेक्शन आप हार गए, अगर देख जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो एक सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ थी वो ये, क्योंकि हम पहले वेस्ट रीजन पंजाब से, खुशाब इधर ही शामिल था जो नॉर्थ पंजाब के अंदर, तो देखिए बड़ी अजीब सी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। तरीन साहब एक अलग ग्रुप जिसमें फैसलाबाद के भी एक MNA हैं, एक मिनिस्टर हैं, वो मौजूद हैं। अगर हम ऐसे ही देखें तो बलोचिस्तान के गवर्नर ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस नहीं चुकी बड़े एक झुरमट के अंदर, जहाँ सारे इस वक्त हुकूमत के अपने लोग गिरबान पकड़ी बैठे इनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अदम एतमाद है। बात यह है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये इसमें से ज़्यादातर सीटें इनकी जीती हुई थी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि पहले जो बाई इलेक्शन होते थे इसमें गवर्नमेंट्स अपनी पूरी रिसोर्स लगाती थी। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे पूरी गवर्नमेंट, पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और पूरी अपना फेडरल गवर्नमेंट्स जो थी वो अपने बहुत रिसोर्सेज लगा के वो सीट वो जीतती थी। और ये इनकी ट्रेडिशन थी कि किसी के यानी अनड्यू फेवर्स करनी, बच्चों को नौकरियां देनी, अनड्यू देनी, नॉन मेरिट पे देनी, डेवलपमेंट काम करवाने एट पार नहीं करवाने, अनड्यू करवाने। तो उस वजह से आके ये लोग जाके वोट नहीं मांगते थे, ये लोग कहते थे बोलो क्या बात करनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब ये अपना मिली हुकूमत, तो इन्होंने पहले इनको पता था कि जो इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो काम किया था, इनको पता था कि जितनी हमने करप्शन की है मुल्क में ख़जाना कोई नहीं है। और जाते जाते जो लास्ट साल था इसमें इन्होंने इतना ज़्यादा डेफिसिट बजट दिया कि उनको पता था कि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं बन रही क्योंकि हम पे तो करप्शन साबित हो रही है और आवाम का जज़न है। तो ऐसा ख़जाना मिला कि हमें बिल्कुल सर्वाइवल तनख्वाहें देनी और एक रोज़मर्रा के मामला गवर्नेंस के चलाने जो थे वो भी उस बजट में मुश्किल थे। और उस पे हमें मज़ीद टैक्सेशन की ज़रूरत थी और इकॉनमी इतनी बुरी थी कि मज़ीद टैक्सेशन जो थी वो नहीं हो सकती थी। और जिसकी वजह से हुई भी, करना पड़ी भी, जिसकी वजह से ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो महंगाई आई, और ये महंगाई जो इसी वजह से हुई कि ये बैक नहीं अच्छे पहले जो 10 साल का दौर है या 20 साल का दौर था, ये बिल्कुल इन्होंने करप्शन पे किया हुआ था। कहते हैं कि जब बहरी जहाज़ भी डूबता है ना, तो डूबते डूबते भी बहुत टाइम लेता है। अगर इनकी इतनी परफॉर्मेंस थी, गवर्नमेंट अच्छी थी, तो हमें तो एक बजट में भी इतना मुश्किल पेश आई कि कम से कम हम 2-3 बजट ऐसे लाते कि इनकी अच्छी इकॉनमी को हम ख़राब करते। लेकिन इनकी इकॉनमी पहले से ख़राब थी और बिल्कुल हसाक डार साहब ने फिक्टिशियस गेम खेली हुई थी। फिगर्स तोड़ मरोड़ के पेश करके कर्ज़े लेके ये मैशत चला रहे थे। और बिल्कुल ऐसे ही था कि जिस तरह के घर में आप हर चीज़ ले रहे हैं, ये मेट्रो बना रहे हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी नहीं। डोगर साहब आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, अगर हमारे में कैपेसिटी होगी तो हम साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आएंगे, मोटरसाइकिल से हम गाड़ी पे आएंगे। अगर हम साइकिल वाली हमारी होगी तो हम डायरेक्ट पराडो और ये चीज़ें चला के लोगों को कहेंगे हम अमीर हो गए हैं। अमीर नहीं थे, ये हमें गिरवली रखा हुआ था और इसको हमें स्ट्रगल करनी पड़ी। बिल्कुल हमें बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं और 3 साल 2.5 साल हो गए हैं, पौने 3 साल हो गए हैं। तो वो हम इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने सवाल, क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना, मैं उससे पहले एक छोटा सा आपके साथ सवाल ऐड कर दूं। आप भी एक बहुत पुराने वर्कर हैं पीटीआई के, बहुत सारे पुराने वर्कर्स को छोड़ के जिनको टिकटें दी थी आज वो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलती तो की है ना? सर, इन्होंने अवाम का मजाज इस तरह का किया हुआ था कि ये जो लोग थे, ये पैसे वालों को, इलेक्टेबल्स, इन्होंने एक अलहदा क्लास पे, आज से भुट्टो का दौर देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, आम वर्कर जीता था, साइकिल वाला जीता था, पॉलिटिकल आइडियालॉजी पे लोग वोट देते थे। लेकिन जब से ये नॉन पार्टी बेस की ज़ियाउल हक साहब ने ये दौर बनाया और उसके बाद ये दो दौर इन्होंने किए और शरीफ फैमिली ने ख़ास तौर पे रजीत सिंह के बाद सबसे ज़्यादा रूल पंजाब में इन्होंने किया है। तो ये इलेक्टेबल्स ऐसे ऐसे टाइगन्स पैदा कर दिए थे कि जिसकी वजह से हमें भी लेने पड़े और हमने बहुत सेलेक्टिवली ली और उसमें हमें कई जगह मुश्किलात आई और कई बहुत अच्छे हमारे पास बंदे आए हैं। तो ये मामला जो है वो इंशाल्लाह ताला वो दूसरी तरफ अगर देखें तो एग्रीकल्चर टोटल, बाकी आप बिज़नेस में फैसलाबाद की देखें तो कपड़े का बिज़नेस चल पड़ा है, यो बिल्कुल इन्होंने फ्लॉप किया हुआ था। इंडिया से सारा माल इंपोर्ट कर रहे थे। और एग्रीकल्चर में देखें कि 3-4 फसलें लगातार, ये कंसेक्टिव बात कर रहा हूँ, कमाद को 2 दफ़ा, जो गन्ने की फसल है, कमाद के काश्तकारों को 2 दफ़ा बहुत अच्छा मिल चुका है। कोई उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुई जो ये लोग करते थे। ये लोग तो पुलिस के ज़रिए गन्ना ख़रीदते थे, 100 रुपये मान में ख़रीदते थे, जो ज़मींदार ने 2 दफ़ा 250-250, पौने 300 रुपये मान गन्ना बेचा है। गंदम इनकी 1200-1300 पे नहीं गई थी और ज़मींदार की कॉस्ट भी मीट नहीं हो रही थी। लेकिन ये इसमें गंदम, हाँ मैं रिस्पॉन्स लूँगा, ब्रेक की तरफ पहले बढ़ लें। किसाना साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर गन्ना इतना बिक गया तो फिर चीनी नहीं मिल रही। अगर चीनी कौन नहीं ले रहा, वो फिर एक अपना ग्रुप है।
बहुत सारे सवालात तो हैं अंदर जो साना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप वर्कर हैं क्योंकि ये एहतजाज करते रहे गन्ने के लिए, हम खुद कवर करते रहे और गन्ने के लिए जो इनकी काविशें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट ने सुनी, लेकिन सुनने के बाद जिस वो आवाम पे चीनी के ज़रिए जुल्म ढाया जा रहा है वो भी एक तारीख रकम की जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब अपना जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ पहले गुफ्तगू कर लें। उमैर भाई बहुत शुक्रिया आपका। क्या देख रहे हैं इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो? फैसलाबाद को भी देखें, वेस्ट रीजन पंजाब भी आप देख रहे हैं, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या लग क्या रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी तब्दीलियाँ कर दी हैं, अगर देखा जाए तो अपने सदूर सब कुछ जनरल सेक्रेटरी तब्दील किए हैं और बड़े बड़े नाम उखाड़ बिछाड़ किए हैं, जिसके अंदर देखा जाए तो फैसल सालेह हयात को बना दिया गया। क्या देख क्या रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करवटें ले रही है, पाकिस्तान मुस्लिम नून सीटें जीत रहे हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें तो उनके अपने अंदर एक मजबूत धड़ा बनता जा रहा है, जो 40 का कभी उसकी फिगर्स बढ़ जाती हैं। कुछ लोग अंडर कवर बैठे हुए हैं जो जैसे देखेंगे ये ताकतवर होगा, हम इनके साथ शामिल हो। क्या पॉलिटिकल सिनेरियो को आप इस वक्त जज कर रहे हैं? जी, सबसे पहले हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने बात करें तो जहाँ पे इस वक्त हुकूमत को दीगर मुश्किलात हैं, तो वहाँ से सबसे बड़ी एक मुश्किल जो है वो इनके अपने इत्तेहादी भी हैं, जिनकी वजह से हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो जिस तरह से MQM है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काप है, वो इत्तेहादी जमातें तो है ही, इसके साथ ऐसे लोग जो कि इलेक्टेबल थे और उनको दीगर पार्टियों से तोड़ कर लाया गया, और जिस तरह के वो जहांगीर तरीन साहब का धड़ा है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो ये पंजाब असम्बली में अभी शायद मेरे ख्याल पाकिस्तान तरीके से एक चीज़ भूल चुकी है, एक काफ लीग का बड़ा धड़ा है जो छोटा आया था लेकिन इस बार बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर चॉइस ज़हीरुद्दीन ले लें, अली अख्तर ले लें, आप सूबाई वज़ीर कानून ले लें, ये सारे लोग बेसिकली है उसी तरह से है जो परवेज़ इलाही से वाबस्ता, वो इलेक्शन से कबल इनके पास आए, वो भी तो हिलचुल कर सकते हैं। इस बात से मैं आपकी 100% मुत्तफिक हूँ, और इस तरह से एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ पंजाब असम्बली बल्कि नेशनल असम्बली मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, बल्कि एक मुनासिब वक्त का भी इंतज़ार शायद वो लोग कर रहे हैं। और इस वक्त बेचैनी जो इनके मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनमें काफ़ी हद तक पाई जाती है, बिलखुसूस जो कि दूसरी जमातों से तब्दील होकर आए हैं। नज़रियाती वर्कर की अगर बात की जाए तो उसको तो 2018 के इलेक्शन में काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो अब जो मांगे तांगे के ये लोग थे वो अभी तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। जिस तरह के अभी जहांगीर तरीन साहब का इशू चल रहा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। फैसलाबाद से राजा रियाज है, फैसलाबाद से राजा रियाज अहमद साहब हैं, हाजी मोहम्मद अजमल चीमा साहब भी उसी प्लेटफॉर्म में ही हैं, और वो हुकूमत को गाहे बगाहे इसी तरह जो फैसलाबाद डिवीज़न के दीगर अजला हैं वहाँ से भी कुछ शख्सियात मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म में, जो कि बाकायदा जहांगीर तरीन के साथ जो है वो किसी पेशी पे जाते हैं तो उनके साथ पेश होते हैं, और फिर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बयानात जो हैं वो दागते रहते हैं। सरेआम तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ के वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, किसी न किसी हद तक कतराते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने से, मगर अंदर खाते की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक उनमें फ्रस्ट्रेशन भी पाई जाती है। और बिलखुसूस जो तरक्याती मंसूबे हैं उसको लेकर जो मेंबरान पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उनमें काफ़ी हद तक पाया जाता है कि 3 साल होने को आए हैं, उन्हें कोई इतने ज़्यादा बजट नहीं मिल सके हैं। वज़ीर आज़म मियां इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद का दौरा किया, उससे कबल बुज़दार साहब ने भी दौरा किया, 13 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान किया गया, मगर आज तक वो उन मंसूबों पर जो है काम शुरू नहीं हो सका। और गुज़श्ता हफ्ते भी इमरान खान साहब का फैसलाबाद का दौरा जो था वो प्लान हुआ था, और उसमें उन्होंने फिर उन्हीं मंसूबों का दोबारा से संगे बुनियाद रखना था, मगर कुछ लोगों की जानिब से इस चीज़ की मुखालफत की गई कि इससे जो अवामी राय है वो मुखालफ जाएगी, तो जब इन मंसूबों पर काम शुरू हो तो फिर उसके बाद तब ही इमरान खान साहब जो है वो फैसलाबाद का दौरा करें और इन मंसूबों का इफ्तिताह करें, जिसकी वजह से ये मंसूबा जो था वो मुलतवी कर दिया गया। अभी मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है। इसी तरह अगर हम फैसलाबाद डिवीज़न के हवाले से बात करें तो नॉर्थ पंजाब से तंजीम साजी की गई, वेस्ट पंजाब रीजन को दोबारा फ़ाल किया गया, उसमें फिर ये हुआ कि जो मेंबरान पार्लियामेंट थे उनको ही नवाजा गया सदर और सेक्रेटरी के अहदे पर मेंबरान कौमी असम्बली को, जिसकी वजह से जो कुछ नज़रियाती वर्कर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं
कि दोबारा फिर अरकान पार्लिमान को ही नवाजा जा रहा है, जबकि जो वर्कर है, हकीकी वर्कर है जो कि सालों से पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बिलखुसूस यूथ विंग की बात करें तो जो नौजवान हैं और बिलखुसूस ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा असासा थे और हमेशा पीटीआई को नौजवानों की जमात कहा गया, तो यूथ विंग को लेकर बहुत ज़्यादा कारकुन जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं कि धड़े बंदियाँ हैं और बजाय इसके कि नौजवानों का कोई मुस्बत इस्तेमाल किया जाए, उन्हें धड़े बंदियों में तकसीम करके। मैं उमर साहब आपसे बात का सिलसिला जारी रहेंगे, क्योंकि जरा माइक आगे कन्वर्ट का इधर कर दें राणा साहब की तरफ। एहसान भाई, एक तो चीज़ जैसे कि उमैर साहब ने पहले कही है और आप शहबाज साहब का भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल, पाकिस्तान मुस्लिम नून भी ये किरदार अदा करती रही है। जब इलेक्शन आते हैं तो नज़रियाती वर्कर को हर जमात रिजेक्ट कर देती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हमेशा से वर्कर को ओबलाइज करती है, वर्कर को आगे लेके आती है, टिकट उनको दिए जाते हैं, छोटे बंदे को दिए जाते हैं, बड़ों को इग्नोर भी कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनको कॉपी किया है और नून लीग के अंदर भी चीज़ें चलती आई हैं माजर के साथ, और वो करते रहे कि वर्कर को रिजेक्ट किया, यूथ विंग को रिजेक्ट किया और बड़ों को टिकटें दे दी और बाद में वही अपनी वफादारियाँ बदल लेते हैं। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून में ऐसी कोई रवायत है। अभी कोई 250 के करीब मुस्लिम लीग नून के कारकुन होंगे, असेंबली मेंबर्स होंगे जो पार्लियामेंट में हैं। तो हमने जो तंजीमी ओहदे दिए हैं वो तो 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर जो हैं ज़्यादातर वर्कर्स ही अकोमोडेट हुए हैं। अच्छा, यहाँ मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। देखिए, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि आज यहाँ ऐसी हुकूमत है कि जो 3 साल बाद गुजरने के बाद भी सिर्फ अपोजिशन की बात करती है। पाकिस्तान के जब इनके से मसाइल के सवाल पूछें तो इनको अपोजिशन की जो इन्होंने रटा लगाया हुआ है पिछले 10 सालों का, वही वो सुनाते हैं और इनके पास नई बात कोई भी नहीं है बताने को। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हार रहे हैं क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो आपने डस्का का इलेक्शन देखा, जहाँ जो है यहाँ इस हद तक वोट चोरी की गई कि इन्होंने जो पोलिंग स्टेशन के जो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उन्हीं को ही किडनैप कर लिया। तो इन्होंने धांधली की कोई हद नहीं छोड़ी। इन्होंने कहा ज़राअत का शोबा हमारे दौर में ख़राब था, तो आज पाकिस्तान की पता नहीं दर्जनों सालों बाद, बल्कि 50 साल बाद शायद आपको आटा जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, आपको चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमारे आखिरी साल में कॉटन की प्रोडक्शन 12 मिलियन बेल्स थी और आपको कॉटन इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी थी या बहुत कम मिकदार में इंपोर्ट करनी पड़ी थी। आज कॉटन जो है वो इनको जो है वो 6 बिलियन बेल से भी कम की प्रोडक्शन है और $3 बिलियन की कॉटन इन्होंने इंपोर्ट की है। तो ये इनको, अगर ये अब तो इलेक्शन ईयर, 1 साल बाद तो इलेक्शन ईयर आ जाएगा, अगर इनका यही रवैया रहा कि ये अपोजिशन की ही बात करते रहेंगे, ये बुग़्ज़े शरीफ और बुग़्ज़े मुस्लिम लीग नून में फंसे रहेंगे, तो इन्होंने अवाम को क्या डिलीवर करना है। लेकिन नून लीग अब इस्तीफों की तरफ जाना चाह रही है या टाइम देना चाह रही है कि असेंबलियां पूरी करें? नून लीग तो इस्तीफों की तरफ तब देना जाएगी जब पूरी ऑपोजिशन बासमेत जो पीपल्स पार्टी है, इस्तीफ़े देने का मकसद क्या है कि हुकूमत गिर जाए। लेकिन अगर सिर्फ सब इसमें ऑपोजिशन शामिल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। और जो हमारा पीडीएम का जो तर्ज़ अमल रहा है वो हमेशा यही रहा है कि हम लोग जो है वो कोई भी गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएंगे। तो जमहूरियत के अंदर जो हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हुए हमारे पास ऑपोजिशन के जो भी हरबे हुए वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ब्लेम गेम है कि ऑपोजिशन के ऊपर, इनको अवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। इनको जो मैंडेट मिला, इनके साथ ये कहते रहे कि हम 1 पेज हैं, 1 पेज पे हमें जो इनको सपोर्ट मिली, जिस तरीके से ऑपोजिशन ने कोई इनकी रुकावट नहीं बनाई, 120 दिन का धरना नहीं दिया, यहाँ सड़कें नहीं ब्लॉक की, शहर नहीं बंद किए, इनको एक खुला प्लेटफॉर्म मिला और इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने लूज़ कर, आज ये इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं, बैकडोर चैनल के साथ हाथ मिला रहे हैं। इनकी सियासी जो लीडरान है, इनकी इतनी वक़्त नहीं है कि ये 1 to 1 बात करें इंडिया की क़यादत के साथ। बैकडोर चैनल से बातचीत चल रही है। कभी यार वाला फिर आप पे उन पे आ मैं यही कह रहा हूँ, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक वजीर आजम जो इंडिया का था वो चल के आता था बात करने के लिए, तो तब उसको गद्दार बना देते थे। आज इनसे कोई बात नहीं करता तो ये बैकडोर चैनल जाते हैं, कभी सऊदिया को कहते हैं हमारी बात करा दो, कभी ट्रंप को कहते हैं सालिस बन जाओ। तो आज पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो गई है आपकी, हर लिहाज से मुल्क कमज़ोर हो रहा है। जो आपका दफा है, मैं अगर आपको बताऊं कि $9 अरब का बजट हमने दिया था फौज को, जो आखिरी साल था जिससे पाकिस्तान की, और ये 4 अरब से उठा के हमने 9 अरब पे लेके गए थे 5 सालों में। आज पाकिस्तान की फौज का बजट $7 अरब का है। तो आपने तो मुल्क की सालमियत भी कमज़ोर कर दी। आपका जो ये कहते हैं कि मईशत अच्छी थी, मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि $240 अरब की इकानमी को उठा के हम
315 अरब डॉलर की जीडीपी पे ले आया, आज 275 अरब के ऊपर जीडीपी खड़ी है। तो इनका जो प्रोपोगेंडा है ये अवाम से तो पूछें कि इनकी बातों को अवाम मानती है? जो भूखी कर दी है अवाम इन्होंने, जिसकी चलें, जेबें काट दी इन्होंने। किसान साहब से इसका जवाब लेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। किसान साहब मौजूद हैं और उन्होंने जवाब भी तैयार किए होंगे, उनसे जवाब लेते हैं सबका। क्या कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, क्या कर रही है, आने वाले दिन किस हद तक होंगे इलेक्शन, ये से पहले कौन सी जमात कितनी तैयारी में। ब्रेक के बाद दोबारा से। लेकिन भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, शहबाज खाना साहब के हाथ में माइक, इनसे बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ख़तरात तो लाहक हैं, आप इससे हम अगर इनकार करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या अब इलेक्टिव से निकलना चाहिए, अपने वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहिए? जैसे उमैर साहब ने कहा, इससे मैं बहुत एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन लोगों के अंदर कैद है। मैं तारीफ़ करता हूँ आप जैसे लोगों की। डॉक्टर हसन मसूद मलिक साहब बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम मुझे पता है, जिसमें नदीम सादिक डोगर हैं जो कि पुराने वर्कर हैं आप लोग, जिसके अंदर अगर शेख सलमान आरिफ की बात करें जिनको इग्नोर कर दिया गया था, ये ऐसे ऐसे लोग हैं। और उन्हीं की जगह पे जिनको टिकट्स दी गई हैं, मुझे पता है कि उन लोगों ने मैसेज करके कहा है तरीन साहब को, हम भी आपके साथ हैं, बस हम ज़रा थोड़ी जमात के साथ खड़े, जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने गद्दारों के अंदर फंस चुकी है। अच्छा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, और हमें पूरा यकीन है और इंशाल्लाह ताला ये होगा कि अब पहले ये जो सिस्टम था, जो भी था, मेरे भाई ने कहा जी ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। भाई इल्ज़ाम नहीं हम लगाते, ये आपके किए दरे हैं जो हमें पेश आए हैं। जो इन्होंने मामलात किए थे, आज इन्होंने कहा कि जी हम आर्मी को 9 अरब डॉलर का बजट दे रहे थे। तो जहाँ तक हम थोड़ा सा सियासत में टच हैं, आप तो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाह रहे थे, तो मुझे नहीं समझ आई कि आर्मी को आप बजट दे के पंजाब पुलिस बनाना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे। बिल्कुल इंडिया के साथ हम भी पहले दिन से करतारपुर कॉरिडोर खोला, और इस पर थोड़ा सा इंडिया ने हमें ले लिया कि ये लाइट, ये पता नहीं ये क्यों फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं कि पता नहीं ये वीक हैं, और वीक ने इकोनॉमिकली हमें वीक मिला पाकिस्तान। इसमें ये फिगर्स आप ख़ुद देख लें कि बिल्कुल मिला पाकिस्तान वीक। तो इस पे हमने इंडिया के साथ पहले दिन कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म बोल्ड नहीं करा। तब डॉलर कहाँ था, अब डॉलर कहाँ है? सर डॉलर की देखें, मेरी बात सुने, बिल्कुल बजाते खुद मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहता हूँ कि ये महंगाई, हम कोई ये नहीं कर रहे कि हम महंगाई जो है ये अच्छी चीज़ है, नहीं है महंगाई, ये भी नहीं कह रहे है। हम खुद इफेक्टी हैं, हम खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, इफेक्टी हैं, और इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, और इस पे हम ये भी अपने साथ इरादा रखते हैं, और हमारी पूरी लीडरशिप का है कि ये चीज़ को हमने बेहतर करना है। और ये जो चीज़ करनी पड़ी, हमें मजबूरी है, जो चीज़ हुई, इस पे हमारा शायद इतना नहीं कसूर जितना कसूर इनका है कि इन्होंने इकॉनमी पहले ही डेफिसिट में दी। देखें, एक बेटा है, उसको बाप वो फौत होता है तो वो बाद में उसको जब खाता लेके आते हैं वो कहते हैं जनाब इतने करोड़ रुपया आपने फलां सेठ का देना है, इतने करोड़ रुपया फलां सूत्र मंडी का देना है, इसका ये देना है। तो वो कहेगा यार मैं तो, मेरा बाप तो गाड़ियों में फिर रहा था, ये क्या बात हुई? तो इस पे इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमी, इन्होंने कर्जे ही इतने लिए हुए थे, हमारे पास तो सर हमारे पास तो आते डबल हमने लिए नहीं, लिए हमने उससे कम ही है, लेकिन डॉलर की कीमत की वजह से फिगर जो है वो थोड़ा सा एग्जॉर्बिडेंट लग रहा है। लेकिन डॉलर की जो कीमत है, ये देखें, स्टेट बैंक का पैसा यूज़ होता था, अपना डॉलर जो हमारा बड़ी मुश्किल से कमाई आती थी, उसको ये ओपन मार्केट में अपना डॉलर बेचते थे। अपना डॉलर जो फॉरेन रिजर्व का था वो ओपन मार्केट में सिर्फ इस वजह से बेचते थे कि डॉलर जो है वो 110 रहे या 120 रहे, इससे ज़्यादा बढ़े ना। जब भी डॉलर जो था वो ऊपर जाता था, बढ़ने लगता था, ये अपने फॉरेन रिजर्व अपना ओपन मार्केट में बेचते थे। ये तो एक ना शॉर्ट टर्म सारी सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे कि जिस तरह वो होता नहीं कि जो मैंने तो अपना मतलब निकालना है, राह पे जाने तो वाह पे जाने। इन्होंने अपने पैसे लूटने थे, पैसे इनके अकाउंटों में जा रहे थे, ट्रांसफ़र हो रहे थे। क्यों नहीं ये आके अपने केसेस डिफेंड करते? इनके बहनोई, अपने दामाद, सारे ये लोग जो हैं ये आते हैं। चले मैं अब मैं देखें, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है हमें कि हमारे पास इतनी
थिन मेजॉरिटी है कि कोई लेजिस्लेशन जब करते हैं तो इतने सारे लोग जो होते हैं, इन्होंने जब अपनी नैब के बारे में लेजिस्लेशन की या लॉ के चेंज के, इन्होंने अपनी डिमांड्स क्या रखी थी, हमारे लीडरशिप को छोड़ दें फिर हम करते हैं, जिस पे हमारे लीडर इमरान खान नहीं माने। उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, हमने कानून की कोशिश करनी है पूरी, और कर रहे हैं। अब ये देखें हुदैबिया मिल केस दोबारा खुला है, देखें ये क्यों? इमरान खान साहब ने कहा एनआरओ नहीं देना, वो कह रहे हमने नहीं माना, तो कौन सच्चा है? वो कह रहे नहीं मांगा, ये कह रहे मांगा। नवाज शरीफ साहब इस वक्त बाहर बैठे हैं, अवाम को तो सर NRO बाहर बैठे हैं, देखें बाहर किस वजह से गए थे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे गए थे, ठीक है। ये अवाम खुद सोचे ना, देखें हमने तो, हमारे से तो उन्होंने कहा ये मर जाने हैं, इन्होंने, इनकी डेथ हो सकती है प्रोबेबिलिटी, हमारी तो ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट है ना। इनको कह रही हैं बिल्कुल सही गए, वो आज भी डिफेंड कर रही हैं अपने आप को। देखिए वो कह रही बिल्कुल सही गए हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स थी, जो भी रिपोर्ट्स आई थी, उसकी बेस पे पैनल्स ने फैसला किया, वो चले गए। अगर ना जाते तो इन्होंने कहना था देखें ये कितने जालिम हैं, ये इन्होंने नहीं जाने दिया। और हमारी तो कौम वैसे ही जो हमदर्दी करती भी इन बड़े लोगों के साथ है, गरीब के साथ हम हमदर्दी नहीं करते, सिर्फ इन बड़े लोगों के पास, ये रॉयल फैमिलीज के साथ हम जो है ना लॉयल्टी है हमदर्दी की। अब वो गए 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, इनको चाहिए था कि ये खुद कहते कि जनाब हमारी क़यादत करें, आए इधर को केस भी आपके पास, ये कहते हैं ना झूठे केस हैं उनके, के आए फेस करें, क़यादत करें। दूसरा सर ये देखें, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ, अपने वर्कर्स की बात की, हमारा जो रीजन बना है इसमें 10 लोग हम आए हैं, इसमें सदर MNA बने हैं और जनरल सेक्रेटरी उधर के MNA बने हैं। उसके अलावा और वो MNA बने हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की कोई बाद में मिनिस्ट्री या कोई इतना अहदा उनके पास नहीं, वो पूरा टाइम दे रहे हैं। वो इस वक्त सबसे बड़ी, देखें वो अब टाइम दे रहे हैं, वो तंजीम को टाइम दे रहे हैं। और जितने आपने नाम लिए, हमारा ये एक इंशाल्लाह ताला मिशन है कि हमने अपने वर्कर्स जो हैं उनको आगे लेके आना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और ये भी बिल्कुल, ये खान साहब का जो इलेक्टिबल्स हैं और ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने एक माइंड भरा हुआ था कि पता नहीं ये वर्कर्स जो होंगे ये अच्छी गवर्नेंस नहीं कर सकते, हम बहुत अच्छी गवर्नेंस कर सकते हैं। और इन्होंने जो भी मशवरे दिए, जो भी गवर्नमेंट के मामलात चले हैं, इसमें वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल परेशान हैं। और उनको हमने, हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास इन वर्कर्स का वोट है, ये एक जमहूरी रियासत है, इसमें कानून जो भी है, कानून लेजिस्लेशन करेगी। लेकिन ये नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो वर्कर्स की बात नहीं सुनेगी और हमारे MPs की बात नहीं सुनेगी। तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये सारे लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे, पूरे रीजन पे हम लोग टाइम देंगे, हमारा वर्कर उधर बैठेगा, आवाम के मसाइल हल होंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारी इकॉनमी, ये जो ईयर चलेगा, इसमें देखें इस टाइम पाकिस्तान का ज़िम्मेदार खुशहाल है। मकई, कोई ऐसी फसल नहीं है जिस पे उसको बड़ा अच्छा 2-2 डबल यानी कि उनको प्रॉफिट डबल हो रहा है। फसल का रेट डबल नहीं हुआ, लेकिन पहले उनको नुकसानात होते थे, अब उनको प्रॉफिट बड़ा अच्छा हो रहा है। और इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हैं या समरात हैं, ये हमारी इकॉनमी में आने शुरू हो गए हैं। और इंशाल्लाह ताला अगला जो वक्त है, इसमें हम गवर्नेंस और जो मामलात इनका, जो भी हमें ये वर्षे में जो भी प्रॉब्लम्स मिले हैं, इनको हम पूरी कोशिश नेक नीति से करेंगे हल करने की। और मुझे उम्मीद है हो ही जाए कहीं। उमैर साहब, इन्होंने कहा जी हमने भरपूर तरीके से वेस्ट इंडियन पंजाब चलाया है और मासूम MNA के पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तो वो मासूम ही क्यों, इन्होंने कहा उनके पास MNA पर वजारत कोई नहीं, क्योंकि मैं तो वो मासूमाना ख्वाहिश कहूँगा, कभी भी वजारत की ख्वाहिश करें तो ये बड़ी नादम सी बात होगी। कैसे देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ, इस वक्त सियासी सिनेरियो क्या देख रहे हैं फाइनली, कि 1 साल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकअप कर लेगी अपनी जो खोई हुई पोजीशन, या जो खो चुकी है या खो रही है पोजीशन? बिलाल साहब, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल है तो वो तो काफ़ी परेशान कुन है हुक्मरान जमात के लिए, कि वो दोबारा अपना वो मुकाम हासिल कर पाएगी जहाँ पे उसने 2018 के इंतखाबात में उस पार्टी का जो स्टेटस था। अगर हम आवाम की बात करें तो इस वक्त आवाम के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है और इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो महंगाई पर काबू पाना है। और इस वक्त मुल्क में माफियाज का राज है, वो खुद वज़ीर आज़म साहब भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इस मुल्क में माफियाज हैं, वो उनके खिलाफ सरगर्म अमल हैं।
लेकिन अभी तक उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि आप खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उनकी कीमतों का तयन देख सकते हैं कि आज से 2018 में उनकी कीमतें क्या थी और आज वो किस मुकाम पे खड़ी हैं। हर आए रोज़ उनकी जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है और बिलखुसूस जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनमें बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो अवामी राय है वो हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ ही जा रही है और जिसका ये सबूत जो है वो वाज़े 10 जो बाई इलेक्शंस हैं उनमें हुक्मरान जमात की शिकस्त है। ताहम इस हवाले से टैक्सेशन में हुकूमत की जानिब से कुछ काम किया गया है, मगर अवाम की जो अक्सरियत है उसका टैक्सेस से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ यह है कि उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको रहने को छत चाहिए, बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात चाहिए। अगर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तमाम सहूलियात आवाम को दे पाती है तो दोबारा फिर वो उसी अपने मुकाम पे आ सकती है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप सवाल करना चाहते हैं लेकिन माज़रत टाइम इस वक्त शॉर्ट है, तो मैं प्रोग्राम के आखिर में ये कहूँगा, उमैर साहब ने जो बात कही, आने वाला साल, ये जो रवां साल है, माली साल का बजट है, ये सारी जो कारकर्दगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खोल के सामने रख देगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली दोनों में मैंडेट खो चुकी है। ये इखलाकी मैंडेट की मैं बात कर रहा हूँ। बिलाशुबा वो लोग इनके साथ बेंचेस पे बैठे हैं, वो यहाँ तकारीब में भी जाते हैं, लेकिन वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त जो मैं क्या कहूँ आग बगोला हैं, अपनी गुस्से का इजहार मुख्तलिफ बैठक के अंदर किए जा रहे हैं, जिसमें राजा रियाज साहब बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं और ख़ान साहब की एक चीज़ उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि मैं किसी को भी रिलीफ नहीं दूंगा, छूट नहीं दूंगा, ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अब इन लोगों को क्लियर मैसेज भी मिल चुका है। ये किस करवट ऊँट बैठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो खुद अपने अंदर मौजूद उन लोगों से है जो कि इस वक्त अपना धड़ा बनाई बैठे हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी और सूबाई असम्बली के अंदर भी। पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं, अवाम से राब्ते भी कायम कर रहे हैं, अपनी तंजीम साजी बहाल करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे इस वक्त अहम मौका है कि अपने वर्कर के पास लौट जाए, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाए जिन लोगों ने इनको इस वक्त ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।